गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? आशा है कि सभी स्वस्थ होंगे और घर बैठकर स्टडी कर रहे होंगे। अभी तक हमने दो चैप्टर 10th क्लास के कर लिए हैं। आज हम थर्ड चैप्टर यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म वो चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर करने से पहले हमें कुछ बातें जो 9th क्लास या 8th क्लास की बातें हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम 10th क्लास पर आएंगे। तो सबसे पहले हम 9th क्लास पे चलते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने 9 से पहले चलते हैं 8th क्लास में। 8th क्लास में हमने क्या सीखा? एक हमने समीकरण सीखे थे x + 3 = 4। ये समीकरण था। तो इसमें जो ये x है इसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। इसको आप दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हो t + 5 = 7। जो ये t है ये हमारा क्या है? चर है। तो चर क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। x y z t q कुछ भी हमारे क्या हो सकते हैं? चर हो सकते हैं। यहाँ पर चर हमारा क्या है? x। तो इससे पहले और बढ़ते हैं हम। एक बहुपद हमने चैप्टर किया है अभी अभी पीछे। बहुपद और इसमें क्या रिलेशन है? बहुपद बहुपद क्या होती थी? ये टर्म x + 3 x + y, ठीक है, x² + 3x + 1, ये सारी क्या है? बहुपद है। और यदि बहुपद बहुपद किसी के इक्वल आ जाए, मतलब इक्वल 4 आ गया या इक्वल समथिंग x + y = 5 आ गया, x² + 3x + 1 = 0 क्या आ गया? यानी कि बहुपद को यदि समथिंग = लिखें हम तो वो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? वो समीकरण बन जाता है। तो हमने क्या जाना? चर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जान दिया समीकरण क्या होते हैं। चर, इसमें चर कितने हैं? एक चर है। इसमें चर कितने हैं? दो चर है। इसमें चर कितने हैं? एक चर है। तो ये कितने चरों वाला समीकरण है? एक चर वाला। ये कितने चर वाला समीकरण है? दो चर वाला। जो कि अब हम इस 10th क्लास में इसको डील करने वाले हैं, इसके सम करने वाले हैं। ये क्या है? ये भी हम करेंगे 10th क्लास में। जो द्विघात समीकरण है ये एक चर वाला समीकरण है, लेकिन एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ, रैखिक। क्या वर्ड लिखा हुआ है? रैखिक। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। रैखिक क्या होता है? रैखिक रैखिक क्या होता है? यदि जो आपके चर है ये इनकी पावर क्या हो? सिर्फ एक हो, यानी कि इनकी घात x + 3 = 4, x + y = 3, ठीक है, x + y + z = 7। तो ये सभी क्या है आपके? ये देखो, इसकी घात कितनी है? एक। इसकी घात बड़ी घात एक, इसकी बड़ी घात एक, इसकी बड़ी घात दो, ठीक है। तो जो जिसकी बड़ी घात एक हो वो कौन सा होता है? रैखिक होता है। क्या होता है वो? रैखिक। आपने 9th क्लास में किया। जिसकी घात दो हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात। जिसकी घात तीन हो उसे क्या बोलते हैं? हम त्रिघात। ये क्या है आपका? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है आपका? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है आपका? तीन चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। क्योंकि 3x y z, ये z भी ले लिया, तो तीन चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अब हमने क्या जाना? चर क्या होते हैं? समीकरण किसे? देखो क्या क्या चीज से जुड़ा हुआ है चर। चर के बारे में क्या है? जो x y z ये चर है। रैखिक का पता लग गया। रैखिक क्या होती है? जो पावर है एक होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर। रैखिक पता लग गया। समीकरण के बारे में पता लग गया, ठीक है। अब जो मेन चीज है उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या है आपका? हल है। हल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं हम। हल क्या होता है? हल क्या होता है बेटा? एक्स वाई की वो वैल्यू, यदि एक चर वाला है तो सिर्फ x आएगा, यदि दो चर वाले हैं तो एक्स वाई आएगा। तो x या y की वो वैल्यू जो इसमें रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए? इक्वल आ जाए।
उसे हम क्या कहते हैं, हल बोलते हैं, किसी समीकरण का हल बोलते हैं। यदि वो वैल्यू यहाँ पर पुट करें, पुट करने के बाद वो क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आए, यानी कि लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी सेम आए, उसे हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। कैसे, ये देखो यहाँ इसको सोल्व करने का हमने तरीका 8th में किया था। ये प्लस का उधर चला जाएगा, 4 - 3, 4 - 3 क्या आ गया, 1। तो ये x बराबर 1 इसका हल है। क्यों है इसका हल, इसकी वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे, ये देखो 1 + 3, 1 + 3 बराबर 4, 1 + 3 क्या होगा, 4 बराबर 4। ये देखो इसकी वैल्यू x बराबर 1 इसमें मैंने पुट किया, तो ये इसका क्या आ गया, हल आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ t की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करो, 1 + 5 = 7, 6 = 7। ये हो नहीं सकता, असंभव है ये। तो इसका मतलब क्या है कि t बराबर 1 इसका हल नहीं है, ये हल नहीं है। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है और 8th क्लास में पढ़ा था। हल के बारे में 9th में पढ़ा। फिर t की वैल्यू 2 पुट करके देखो, यहाँ t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 + 5 = 7, 7 = क्या आ गया, 7। देखो बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है, t बराबर 2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। समझ गए, इससे ये हो गया साबित कि समीकरण का ये क्या है, हल है। तो हल के बारे में आपको पता लग गया। अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्या हल के बारे में पता लग गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर x की या y की वो वैल्यू जब जब पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए उसे हल बोलते हैं। तीसरी बात कि अब हल, इसका क्या और कोई हल हो सकता है, मतलब क्या कोई x और t की वैल्यू कोई और ऐसी है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर सकती है, पुट करके देख लेना भाई। इसमें सिर्फ x = 1 ही है और इसमें t = 2 है। आप कोई भी वैल्यू पुट और करके देख लो तो 7 की इक्वल आएगी कभी, देखो 3 पुट करेंगे, 3 + 5 8 आएगा, बढ़ रहा है नहीं, 4 + 5 9 आएगा, -1 + 5 करेंगे, -1 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब 7 के इक्वल तो कब आएगा, जब वो दो वैल्यू पुट करेंगे तभी। तो इसका मतलब क्या है, इस समीकरण के कितने हल हैं, एक हल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल है। अभी हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे 10th में भी। अभी मैं 9th और 8th के बारे में मिला जुला बता रहा हूँ। अद्वितीय हल है क्योंकि ये 8वीं क्लास में हमने किया था। इसके कितने हल हैं, अद्वितीय। ये अद्वितीय का मतलब एक हल है। कितने हल हैं, एक हल है, इसका सिर्फ एक ही हल है, तो उसे ये अद्वितीय हल हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में हमने क्या किया था, यदि आपको याद हो 9th क्लास का, क्या किया था हमने 9th क्लास में, देखो ध्यान से। 9th में हमने किया था x + y = ऐसा किया था ना, x + y = 3, यानी कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ये हमने 9th क्लास में किया था। अब इसके हल देखो, हल निकालने थे हमने, कैसे निकालने थे, ये देखो हल कैसे निकालेंगे, दो तरीके बताए थे हल निकालने के। एक तो कोई वैल्यू दे रखी है उसको पुट करके देखो। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू पुट करते थे हम, जैसे x = 0 पुट करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 + y = 3, यानी कि y = क्या आ गया, 3। तो एक हल आ गया इसका 0,3। ठीक है, फिर x = 1 पुट करेंगे तो 1 + y = 3, तो y = क्या आएगा, 3 - 1, 3 - 1 क्या आएगा, 2, यानी कि इसका जो दूसरा हल है वो क्या आ गया, 1,2 आ गया। समझा गया। ऐसे ही जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 + y = 3, तो y = 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये तो पता होगा आपको, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर इसकी वैल्यू लिखते हैं y की, ये इसका हल है। तो देखो x की वैल्यू 2 पुट किया, एक हल आ गया, 1 पुट किया, 0 पुट किया, 3 पुट करेंगे फिर आएगा, 4 पुट करेंगे फिर हल आएगा, 10 पुट करेंगे फिर हल आएगा। तो इसके ऐसे कितने हल आ सकते हैं, सारे हल आ सकते हैं। कितने, इसको बोलते हैं हम, इसके कितने हल हैं, अनेक हल है, जिसको हम बोलते हैं अनेक, अपरिमित रूप से।
अपरिमित रूप से, कितने हल है इसके रूप से, अपरिमित रूप से का मतलब कि बहुत सारे हल हैं, कितने ही हम बता नहीं सकते हम कितने हल हैं इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल। समझा गया। इससे पहले हमने किया था x+3 = 5 समथिंग ऐसा किया था, तो उसके तो एक हल था, द्वितीय हल था, और इसके क्या आगे अपरिमित रूप से अनेक हल आ, क्योंकि हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, तो हमारे हल क्या आते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके क्या आगे अनेक हल आगे। ये क्या था, दो चर है एक्स और वाई, इक्वल आ गया बीच में, तो ये समीकरण बन गया। और रैखिक भी है, क्योंकि एक्स और वाई की पावर क्या एक है, तो ये रैखिक भी है, तो ये क्या बन गया, दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। और उसके कितने हल हैं, एक हल है। जब आपको ये एक समीकरण दे रखा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में देखो क्या है, 10th क्लास में क्या है भाई, चैप्टर का नाम हम ध्यान से पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम देखो, ध्यान से पढ़ो, चैप्टर का नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक। दो चरों वाले रैखिक पता लग गई, समीकरण का पता लग गया। आगे एक वर्ड रह गया, युग्म। युग्म का मतलब क्या है, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या है आपका, जोड़ा, मतलब दो, पेयर। ठीक है, जैसे कि आपने ये ले लिया x+y = 3, ठीक है, 3x+y = 5। मान लो मैंने ये इक्वेशन ले, ठीक है। अब देखो, ये दो चर हैं, इसके समीकरण है, और रैखिक है, पावर एक है, ये भी दो चर हैं, ठीक है, और दो हैं ही आपके, तो ये क्या बन गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसके बारे में हम अब बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले, ठीक है, मैं कुछ आपको बता दूं पहले जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके हल बात देखते हैं, हल देखो बेटा, इसके हल हल इसके अब तीन प्रकार के होंगे। पहला हल है अद्वितीय हल, जो आपने अभी पढ़ा था। अद्वितीय हल का मतलब कि इसका एक हल है, ठीक है। फिर है आपका अद्वितीय हल के बाद क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से कितने हल हैं, अनेक हल है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तीसरा तीसरा आएगा एक कोई हल नहीं। हम ऐसे भी समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, युग्म के बारे में, उनके युग्म जोड़ा होगा जिसका कोई हल नहीं है। अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है, और कोई हल नहीं, ठीक है। तो ये है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अद्वितीय हल और अपरिमित रूप का तो आपने एग्जाम्पल भी देख लिया, अभी हम सब भी करेंगे। कोई हल नहीं है, इसका भी हम करेंगे। अच्छा, अभी मैं बता देता हूँ, जो ये रैखिक समीकरणों का युग्म है, इनको कितनी विधि से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। जो ये आपने हल निकालने हैं, हल का मतलब मैंने बता दिया था कि एक्स वाई की वो वैल्यू जो पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर दे, बराबर कर दे, उसको क्या बोलते हैं, हल। युग्म का हल का मतलब क्या है कि एक्स वाई की वैल्यू दोनों में पुट करके देखनी है। दोनों में पुट करने के बाद यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, तो वो उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। अब विधि बताता हूँ मैं इनको करने की, ठीक है। इनको जो ये हल है, इसको निकालने की हम चार विधि करेंगे। एक विधि तो क्या है आपकी, पहली विधि है ग्राफीय विधि। कौन सी विधि है आपकी, ये ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दूसरी विधि, ये ग्राफीय है, दूसरी मतलब ग्राफ जो ग्राफ बनाएंगे हम, आपने लाइन एक रैखिक जो इसमें क्या नाम है, 9th क्लास में इसका ग्राफ बनाना सीखा होगा, एक सीधी रेखा आती है, ठीक है। अब उनकी सहायता से हम हल कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। दूसरी विधि क्या है, जिसको हम बीजीय विधि बोलते हैं। ये बीजीय विधि का मतलब एक्स वाई की वैल्यू लेकर, जो बीजगणित में, ठीक है। ये तीन विधियां हैं जो बीजीय विधि है। पहली विधि कौन सी है, देखो ध्यान से, पहली विधि कौन सी है, विलोपन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करेंगे, विलोपन विधि, ठीक है। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। विलोपन विधि के बाद, विलोपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करते हैं हम इसमें। आगे है आपका प्रतिस्थापन विधि।
कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब एक की वैल्यू एक्स की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे, तो हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तीसरी विधि है बेटा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन, ठीक है, ये आपकी कौन सी विधि है? चौथी। ठीक है, चौथी विधि है। ये एक ग्राफीय विधि होगी, तीन विजय विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। तो इन विधियों से हम क्या निकाल लेंगे? हल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात चर्चा करते हैं पहली एक्सरसाइज की। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें देखो हम क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। पहली एक्सरसाइज 3.1। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। 3.1 एक्सरसाइज से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा। तो जो आपकी दो चर रैखिक समीकरण है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखो हम कैसे लिखते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये दो चर हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, इसके हम बहुत यूज करेंगे। ये प्लस C1 है, इधर भी आ सकता है कई बार, ये C1 है इधर भी लिख देते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। देखो 3.1 एक्सरसाइज, 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अब से मतलब 3 साल बाद वो कितनी गुण का रह जाएगा? 3 गुनी आयु का रह जाएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय, बीजगणितीय का मतलब क्या है? एक्स वाई के रूप में, जैसे कि आप एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, ये बीजगणितीय रूप है, एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त की। और कौन से रूप में व्यक्त करना है? ग्राफीय रूप में व्यक्त, ग्राफ ग्राफ बना के आपने व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। अब समीकरण बनाते हैं इसका, देखो क्या कहता है। अब अवताब और पुत्री, अवताब है और उसकी पुत्री है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है। तो यहाँ पर देखो हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, माना अवताब की आयु, ठीक है, माना अवताब की आयु, अवताब की आयु कितने वर्ष है? एक्स वर्ष मान, ठीक है, माना अवताब की आयु, और ठीक है, माना अवताब की पुत्री की आयु। अब पुत्री की मान लो, पुत्री की क्या मान लो? वाई वर्ष मान लो। ठीक है, आप प्रश्नानुसार करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है? 7 साल पहले। तो 7 वर्ष पहले हम निकाल लेते हैं। पहले 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले 7 वर्ष पूर्व अवताप की आयु कितनी थी भाई? मान लो आज अवताप 50 साल का है, तो 7 साल पहले कितने का था? 43, इसमें 7 घटा देंगे, यानी कि जो वर्तमान आयु है, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ वर्तमान आयु, यहाँ ये वर्ड लिख लेना। ठीक है, यहाँ भी लिख लेना आप वर्तमान आयु, जो आज की आयु है इसके बारे में हमने मानना है। माना 7 वर्ष पूर्व अवताब की आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष पूर्व हो जाएगी x-7 वर्ष। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु,
उसकी पुत्री की क्या हो जाएगी, वो भी 7 कम हो जाएगी, y माइनस 7 7 वर्ष। ठीक है, ईयर 7 साल है। अब उसके बाद प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु जो है, आफ्ताब क्या कर रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, जो ये है आफ्ताब है, ये है अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना है। अब ये आफ्ताब है, अपनी पुत्री की आयु का क्या है, 7 गुना है, 7 गुना कर दिया मैंने, तो ये क्या आएगा, x माइनस 7, 7y माइनस के साथ से मल्टीप्लाई 49, इसको उधर ले जाओ, x माइनस 7y इज इक्वल टू -49 प्लस 7 यानी क्या आ गया, -42 आ गया, यानी कि ये आ गया x माइनस 7y माइनस 42, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, ये 1 आ गई। ठीक है, अभी अभी समीकरण 1 आ गया, ये पहला समीकरण आ गया, समझ आ गया ना। क्या कहा, देखो इधर अवताब है, अवताब इसका 7 गुना है, इसका उसकी पुत्री की आयु का, ध्यान रखना किधर मल्टीप्लाई करना, इसमें बड़ा पजल होते हैं भाई। जो बड़ा है ये अवताब की आयु तो बड़ी होगी, उसकी पुत्री की आयु कम होगी, तो उसकी पुत्री का हम गुणा करेंगे, तो पुत्री की आयु का गुणा कर दिया। अब देखो क्वेश्चन, अब क्या कह रहे हैं आगे, अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद देख लेते हैं, क्या लिखो, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, तीन वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद क्या आ जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी के करना है वर्तमान आयु की। ठीक है, 3 वर्ष बाद हो जाएगी, और 3 वर्ष बाद इसकी देख लो भाई, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की क्या हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। अब लिखो ए टी क्यू का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितनी, मतलब अवताब है x प्लस 3, ये इसकी पुत्री की आयु को कितने गुना रह जाएगा, 3 गुना। तो इसे करो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, y प्लस 9, तो 16 को इधर ले आओ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये प्लस का उधर चला जाएगा 6, ये क्या आ गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये कौन सा समीकरण आ गया आपका, दूसरा समीकरण आ गया। समझा गया सभी को, ये कौन सा समीकरण आ गया आपका, दूसरा समीकरण आ गया, x माइनस, ठीक है, ठीक है ना, x माइनस 3y 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये जो आपके दो समीकरण आए हैं, ये कौन से रूप है, बीजीय रूप है, x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। ठीक है बेटे, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैं इसके बाद इधर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, आपकी कॉपी में स्पेस होगा, आपने सीधा कंटिन्यू रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इधर ऐसे लाइन लगाकर इधर करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना बेटा। आपने क्या करना है, ऐसे करते हुए आगे कंटिन्यू रखना है, मतलब ये x माइनस 7y आगे कॉपी में इसके नीचे ही आएगा। ये इक्वेशन 1 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये 1 है, और ये क्या है आपकी 2, ये दो इक्वेशन। अब ठीक है, ये कौन सा रूप आ गया आपका, ये रूप कौन सा है, बीजीय रूप है भाई। दो रूप कहा था, अब ग्राफीय रूप में हम लिखेंगे। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने कक्षा 9th में बनाया था ग्राफ हमने रैखिक समीकरण का, वैसे ही हम ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये माइनस है ना, ये माइनस ध्यान से, ठीक है, हम -42 है। अब देखो इसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ देखो कितना आसान है ग्राफ। ग्राफ में
देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। पहले हम समीकरण 1 का बनाते हैं, ठीक है। एक से x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। इसमें क्या करो, 7y को उधर ले जाओ, 7y माइनस 14, ये -7y उधर जाके हो जाएगा प्लस ये -42, ऐसे का ऐसे, ठीक है। हम कैसे ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x और y की वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम y की करते हैं, देखो अब आपने इस हिसाब से वैल्यू y पुट करनी है जिससे कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। देखो एक बार x y की वैल्यू क्या पुट करो, ये इधर वैल्यू पुट करनी है, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 7 मल्टीप्लाई 0 -42। तो ये क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 0 0 -42 आ गया एक तो, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या आ गया, हल क्या आ गया, x की वैल्यू -42 और y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। फिर y की वैल्यू और कुछ पुट करके देख लो, y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 6 पुट कर देता हूँ, ठीक है। आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ पुट करो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 मल्टीप्लाई 6 -42, यानी क्या आएगी 42 -42 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका दूसरा हल क्या आ गया 0,6। इसको हम बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपको पता बॉक्स भी हम बनाते थे उसमें, ठीक है, बॉक्स बनाते थे। उस बॉक्स में हम क्या करते थे, यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी है, देखो -42 और y की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अभी दो वैल्यू इसकी ले लो, ऐसे ही समीकरण 2 को पहले हम वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू लेंगे हम, दूसरा समीकरण है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसको उधर ले जाओ, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, x 6 प्लस 3y हो जाएगा। फिर y की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, तो 6 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि मैं बॉक्स में बढ़ाऊँ तो बॉक्स में क्या आएगा आपका, ये 0 सॉरी x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू 0 आई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 2 पुट कर लेता हूँ, मर्जी है आपकी। तो यहाँ आएगा 6 प्लस 3 इंटू 2, क्या आएगा 6 प्लस 6 यानी क्या आ गया 12, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आई 12 आई है और y की वैल्यू क्या आई आपकी 2, ठीक है। ये हमने वैल्यू ले ली। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे हम इसका ग्राफ, तो इसको मैं धीरे साफ कर देता हूँ। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पर हम x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा x अक्ष है और ये y है, इसको हम x डैश ले लेते हैं, ये y डैश ले लेते हैं। अब आपने यहाँ वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले देखो x की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या है, -42 है, और y की वैल्यू क्या है सबसे ज़्यादा 12 है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ क्या लेंगे, ध्यान रखना है आपने, उस हिसाब से लेंगे। x की वैल्यू 6 है, फिर -42 है और ये है, ठीक है, और 0 है और 12 है, ठीक है। हम x की वैल्यू देखो क्या ली है मैंने, x की वैल्यू यहाँ 6 ले लो, 12 18 24, ठीक है। इधर भी -6 -12 -18 -24 -30 -36 और यहाँ -42 तक ले लो, ठीक है। y की वैल्यू देखो मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम 6 है, 6 तक ले लो, क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही नीचे -1 -2 -3 -4। ये एक बात ध्यान रख लेना, जो हमने ये 6 12 6 दिया है ये इक्वल गैप में रखना है, ठीक है। इधर भी इक्वल लिखना है, ये अलग अलग भी ले सकते हैं, मतलब कई बच्चे सोच रहे होंगे 6 इधर लिया तो इधर भी इतना ही लेना, नहीं, आप अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये ले सकते हैं, ठीक है।
अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ध्यान से देखो, x की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो यहाँ 0 होता है, x की वैल्यू कितनी है -42, ये रही -42, और y की वैल्यू देखो कितनी है, ये बना रहे हैं, y की वैल्यू कितनी है 0, तो 0। x की वैल्यू तो हम क्या चलते हैं, लेफ्ट और राइट में चलते हैं, और y की वैल्यू क्या चलते हैं, ऊपर और नीचे चलते हैं। अब y की वैल्यू 0 है तो कहीं जाना नहीं, तो यही आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया आपका -42, 0 आ गया ये बिंदु, ये ठीक है। अब क्या है, x की वैल्यू 0, 0 का मतलब यहीं पर, y की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0,6 ऊपर चले गए। अभी दोनों को मिला दो, ठीक है, ये इसको इससे मिलाकर ऐसे, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो डायमेंशन है, ठीक है, मैक्सिमम और डायमेंशन है, कितनी डायमेंशन है इसकी, ठीक है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट डायमेंशन है। इसके आगे आपने ऊपर ये लिख देना है, किसका ग्राफ है ये अपना, x - 7y = -42 का ग्राफ आ गया। अब दूसरे का बनाएंगे, x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 ये रही, y की वैल्यू 0, तो यहीं पर आ जाएगा, ये 6,0 आ जाएगा। फिर क्या है देखो, x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12 ये रही, और y की वैल्यू क्या है 2, 2 कहाँ आएगी, यहाँ पर, x की वैल्यू 12 ली पहले, फिर y की वैल्यू 2 यहाँ आ गई, यानी कि ये आ गई 12,2, ठीक है। अब इसको भी मिला दो, ठीक है, इसको ये मिला देंगे, ठीक है, तो ये कौन सी विधि आएगी, ग्राफीय विधि आएगी। आपने इसको ग्राफ के ऊपर बनाना है, ठीक है, ग्राफ पर इसको ध्यान से बनाना है, ये एक्स एक्स है और ये क्या है वाई है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या होता है खत्म। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या है स्टेटमेंट, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय यानी कि एक्स वाई के रूप में तथा ज्यामितीय यानी कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये समझा गया स्टेटमेंट, 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी हैं, 3900 रुपये में, और उसने एक बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी हैं। देखो क्या करेंगे हम, अब यहाँ बल्ला है और गेंद है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लेते हैं एक बल्ले, माना एक बल्ले का मूल्य, हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, माना, ठीक है। ऐसे ही एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य कितना है, वो मान लेते हैं y रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है कि कितने बल्ले खरीदे हैं उसने, 3 बल्ले, एक बल्ले का x रुपये, तो 3 बल्ले का कितना होगा 3x, एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का कितना होगा 6y, इनका जोड़ किसके बराबर है 3900 रुपये के बराबर है। अब इसको थोड़ा सोल्व भी कर सकते हैं हम, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, ये 3 मैं इस वजह से कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि वो 3900 3 से भाग हो जाएगा, वरना कोई जरूरत नहीं होती कॉमन लेने की। तो x + 2y, ये उधर 3900 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि 1300 आ गया। तो ये x + 2y बराबर 1300, ये आपका समीकरण 1 आ गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फिर दोबारा से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बल्ला खरीदा है उसने और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी है और उनका मूल्य कितना है 1300, ये हमारा क्या आ गया दूसरा, ठीक है। तो ये जो 2 समीकरण है ये कौन सा रूप है आपका, बीजीय रूप है। अब हम इसका क्या पढ़ाएंगे, ग्राफ पढ़ाएंगे, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है। यहाँ पहले ले लिया मैंने समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका, x + 2y = 1300 है, ठीक है। अब वही काम करेंगे, इस 2y, अब दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। पहले मैं 2y को उधर ले गया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, x को उधर ले जाओ ऐसे, 2y = फिर क्या हो जाएगा 1300 - के x हो जाएगा,
और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1300 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आपको निकल कर आएगी। ठीक है, अब हम क्योंकि यदि हम मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू काफ़ी बड़ी आती है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या करता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू मैं 300 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 1300 माइनस 300 डिवाइड बाय 2, यानी 13 में से 300 के 1000, 1000 बटे 2 यानी क्या आ गया 500। ये बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू x और y, x की वैल्यू 300 है और y की वैल्यू कितनी है 500। तो x की वैल्यू 500 ले लेता हूँ, y की वैल्यू क्या आएगी देखो, 1300 माइनस के 500 डिवाइड बाई 2, 13 में से 500 के 800, 800 डिवाइड बाई 2 यानी कि 400। x की वैल्यू 500 है, y की वैल्यू क्या आ गई 400। ठीक है, अब समीकरण सेकंड ले लेंगे, सेकंड से ग्राफ बनाते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 1300 है, तो इसमें वही काम कर लो, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, x 1300 माइनस के 3y, ठीक है, 3y मर्जी है आपकी, आप एक कुछ भी कर सकते हो, x की वैल्यू इधर ले रख लो या y की, जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू यहाँ आप y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 400 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखो, 1300 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 400, 1300 माइनस के 1200, 1300 में से 1200 गए कितने आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, यानी कि जो यदि मैं इसका बनाऊँ तो x की वैल्यू कितनी आई 100 और y की वैल्यू कितनी आई 400। अब y की वैल्यू एक ले लो, ठीक है, कितने ले लेते हैं 300 ले लेता हूँ, मर्जी है भाई आपकी। x की वैल्यू क्या आ गई 1300 माइनस के 300 मल्टीप्लाई 300, ये आ गई 1300 माइनस 900, 13 में से 900 गए 400, तो x की वैल्यू आई है 400 और y की वैल्यू कितनी आई है 300। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो जैसे हमने पहले ग्राफ बनाया था उसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, आप पहले वही काम करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारी x एक्सिस और ये y, इसको हम x डैश ले लेते हैं और ये क्या हो जाता है y डैश, इसको पता है ये क्या होता है आपका मूल बिंदु। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जो x की वैल्यू है देखो 300 है, x की वैल्यू 300 है, 500 है, 100 है और 400 है, x की वैल्यू 100 की फॉर्म में, तो x की वैल्यू देखो मैं ले लेता हूँ 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये इधर भी ले लो तो कुछ वैल्यू -100 -200 सारे लेने की जरूरत नहीं है। और y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, ये क्या आई थी हमारी x की 400 थी ना, y 400 है 500 है, वही है। x की वैल्यू ले लो 100, यहाँ आ जाएगी 200, 300, 400, 500, कुछ वैल्यू इधर ले लो -100, -200, -300। ठीक है, y की वैल्यू माइनस लेते हैं इधर। ठीक है, ये मर्जी है -300 ले लो चाहे। अब देखो वैल्यू ग्राफ बनाते हैं, x की वैल्यू कितनी है 300, ये 300 आ गई, यहाँ पर आ गई, y की वैल्यू कितनी है 500, y के ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ यहाँ पर आएगा, तो ये ग्राफ आ गया 300, यहाँ लिख लेना है 300 कोमा 500 जो बिंदु आया है। ठीक है, फिर है 500, x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू कितनी है 400, यानी कि कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा बिंदु आपका। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 500 और y की वैल्यू कितनी है 400, x की वैल्यू 500 इसकी सीध में, फिर 400 की सीध में, तो इसका ग्राफ आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद आपका क्या आ गया, किसका ग्राफ आया, ये आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, ये आपने ऐसे लिख देना। अब दूसरा बढ़ाएंगे, x की वैल्यू कितनी है भाई 100, ये x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू कितनी है 400, तो 400 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी कि क्या आ गया 100 कोमा 400। ठीक है, फिर क्या है, x की वैल्यू कितनी है 400 और y की वैल्यू कितनी है 300, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा भाई।
तो ये आएगा x की वैल्यू 400, y की वैल्यू क्या आ गई भाई 300। दो बिंदु आ गए, दो बिंदु को क्या कर देना है आपस में मिलाने के बाद ऐसे लाइन देनी है। तो ये आपका किसका ग्राफ आया है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 का ग्राफ। समझ गए, ये कौन सी विधि, ये कौन सा है, ग्राफिया, इसको ग्राफिया रूप है। तो एक्स वाई की फॉर्म में बीजगणितीय रूप है, विजीय रूप है और ग्राफ रूप ये है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन होता है। अब एक क्वेश्चन और रहता है, थर्ड क्वेश्चन, जो आपके लिए ही है, आपने करना है ये। ठीक है, एक्सरसाइज है आपके लिए, थोड़ा समझा देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखो सेब और अंगूर है, तो वही माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x मान लो, फिर माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y। तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। दूसरा क्या बन जाएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। वो बीजगणितीय रूप हो गया। फिर उसका आपने ग्राफ बनाना है, वो बना के मेरे को बता देना। इसी के साथ ये जो बेसिक है, जो उसका समीकरण का बेसिक है और एक्सरसाइज 3.1 है, वो आपकी क्या होती है, खत्म होती है। आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यदि समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फायदा हो।